प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बलूचिस्तान में पेश आए दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर पूरा पाकिस्तान मग़मूम है और इस पर जो सियासी शख्सियात हैं वो पॉलिसी भी बना रही हैं। मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं इस पर डिबेट भी हो रही है। पार्लियामेंट के फोरम पर भी डिबेट हुई है। इस मसले का हल तलाश करने के लिए तजावीज़ भी दी जा रही हैं। इसहाक डार साहब ने आज कहा है कि तमाम लोगों को मिल बैठना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान का दौरा भी किया है। इन तमाम मामलात पर जो मोहसिन नकवी साहब की राय हमारे सामने आई है, जिसमें वो ये कहते हैं कि दहशतगर्द जो हैं ये तो एक SHO की मार है और इसके लिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि स्वात तर्ज की कोई बड़ी हिजरत जो है वो करनी पड़ सकती है, या वो इशारा दे रहे हैं कि मजबूर ना किया जाए कि स्वात तर्ज की कोई बड़ी हिजरत की जाए। ये मामला क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या ये वाकई एक SHO की मार है? तो प्रोग्राम में सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं कि हुकूमत किन लाइंस पर सोच रही है। बलूचिस्तान हुकूमत, शाहिद हिंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। कि ये किस तरह से हुकूमत सोच रही है? ज़ाहिर है मुख्तलिफ मीटिंग्स हो रही हैं, मुख्तलिफ फोरम से बात हो रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, वज़ीर दाखिला से मुलाकात भी हुई है, वफाकी वज़ीर दाखिला से। क्या वाकई ये SHO की मार है दहशतगर्द, या ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है? इसको किस तरह से देखना चाहिए? असद, साउंड बाइट्स को जोड़ते हैं तो उसके बहुत सी मर्तबा वो मायने नहीं होते जो कहे गए होते हैं, या उसके मायने तब्दील हो जाते हैं। आपने जो अपना इब्तदाई बयानिया सामने रखा है उसमें आपने एक जिक्र किया चीफ मिनिस्टर के गुज़िश्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और एक जिक्र किया मोहसिन नकवी साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो SHO की बात उन्होंने की थी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जुमला कहा कि ये मैंने महावरतन कहा है। और चीफ मिनिस्टर ने जब कल ये बात की थी तो उन्होंने एक बात वाज़े लफ्जों में कही थी कि स्टेट के पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आज भी ये समझती है कि बलूचिस्तान में किसी लार्ज स्केल ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। यही बात मोहसिन नकवी साहब ने भी कही। लेकिन ये जरूर गुज़िश्ता रोज चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि अगर किसी भी लोकेलिटी से सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक आएगा तो उस इलाके के लोगों को ये समझना होगा और सोचना होगा कि उनके दरमियान में मौजूद कुछ लोग हैं जो रियासत पर या रियासती इदारों पर या आम शहरियों पर हमले कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो उसी लोकेलिटी में होगी। तो उन्होंने एक और ऑप्शन ये बात की कि रियासत जो होती है, रियासत के पास ऑप्शन छोटे स्केल के ऑपरेशंस के भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, लेकिन इस स्टेज पे कोई ऐसी चीज ज़ेर गौर नहीं है जिसने किसी लार्ज स्केल ऑपरेशन की बात। सही है, लेकिन शायद साहब अभी जो जाहिर है पूरे बलूचिस्तान में हमें मालूम है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी हो रहे हैं, दहशतगर्दों का कलाकमा करने की भी का पूरी हिकमत अमली भी मौजूद है, बॉर्डर मैनेजमेंट भी मौजूद है, दहशतगर्दों के पाकिस्तान में दाखिल होने के जो मुमकिन रास्ते हो सकते हैं वहाँ पर भी कड़ा पहरा है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुस्तैद खड़ी हैं, अपना तनदही से अपना काम कर रही हैं, अपनी जानें भी पेश कर रही हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है कि इसके बावजूद ये जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, फिर इसको रोकने के लिए अगला स्टेप क्या होगा? इसके बाद क्या करना पड़ेगा? देखिए असद, दो चार चीजें हैं जिसको चीफ मिनिस्टर बड़ी शद्दुमत के साथ मीडिया के सामने और पॉलिटिकल जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने गुज़िश्ता 6-7 महीनों से रख रहे हैं। सबसे पहली बात, चीफ मिनिस्टर ये एक वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि बलूचिस्तान के मामले पर जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जाती है इस्लामाबाद में, उस कंफ्यूजन को दूर करने की जरूरत है। असद, आपको और मुझे भी पता है कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ी बुक है। उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम को हम सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट करार देते हैं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एक और फैसला था जो एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था जिस पर हुकूमत और अपोजिशन सबका इत्तफाक राय था, दैट वाज नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान में एक ये कंफ्यूजन थी कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म तो टेररिज्म थी, लेकिन एथनिक जो एक्सट्रीमिज्म थी वो उसे टेररिज्म डिक्लेयर नहीं किया गया। ये वो कंफ्यूजन था जिसका फायदा उठाया उन कुव्वतों ने जो कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट की जिम्मेदार है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो रीजंस हो गई ना शाहिद साहब, लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि अब करना क्या होगा? ये हुकूमत क्या सोच रही है? देखिए, हुकूमत इस सिलसिले में वाज़े अपनी पोजीशन रखती है कि जो भी वाकयात हुए हैं इन वाकयात के में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और उस कार्रवाई के लिए विल टू फाइट पॉलिटिकल साइड पे भी मौजूद है और जो सिविल आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके सतह पर भी मौजूद है।
जो इस्तेदादकार बढ़ाने की जरूरत है, जो कुछ ऐसे फैसले हैं जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मुश्तरका तौर पर लेने हैं, वो आने वाले दिनों में एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ले लिए जाएंगे। लेकिन वो फैसले क्या हैं इस स्टेज पर, ये वो फोरम नहीं है जिस पर उनको डिबेट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब। एक तो बलूचिस्तान का मामला है, उस पर आज बहुत डिबेट होती रही है मुख्तलिफ फोरम्स पर, साथ ही साथ कुछ आईनी तरमीम लेकर आई हैं। आज कौमी असम्बली का भी इजलास था, सेनेट का भी इजलास इस वक्त भी जारी है, सेनेट का इजलास हो रहा है, उसमें कुछ तरमीम नूर आलम खान साहब लेकर आए हैं मखसूस नशस्तों के हवाले से, फिर तौहीन अदालत के कानून को मनसूख करने के हवाले से वो बिल लेकर आए हैं। उसके अलावा हुकूमत ये भी सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ा दिया जाए। अभी जो आईनी तरमीम है इसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, जो इस वक्त हुकूमत के पास बज़ाहिर कौमी असम्बली में तो ज़ाहिर नहीं है, लेकिन सेनेट में भी मौजूद नहीं है। क्या सेनेट में कोई नंबर पूरा हो सकता है? ज्वाइंट सेशन बुलाकर ये तरमीम पास कराई जा सकती हैं। आज कोरम की निशानदेही पर इजलास मनसूख करना पड़ा है, जुमे को होगा तो फिर क्या होगा? ये जो मखसूस नशस्तों का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियत हासिल करने का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को बढ़ाने का मामला है, क्या ये सब चीज़ें हुकूमत कर पाएगी? अब नए चीफ जस्टिस के तकर्रुर के हवाले से तहरीक इंसाफ मुतालबा करती है कि नए जो चीफ जस्टिस हैं उनको अभी से नोटिफाई कर दिया जाए, जैसे कि पिछली मरतबा उमर ता बंदयाल साहब के होते हुए जस्टिस काजी फाइसा को चीफ जस्टिस नोटिफाई कर दिया गया था। क्या ये सब होने जा रहा है? इन तमाम सियासी उमूर पर बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। अभी जो हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब के मुख्तलिफ बयानात के हवाले से, मैं आपको ज़रा सुनवा भी देता हूँ, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा था कि मजबूर न किया जाए कि हम स्वात तर्ज की कोई बड़ी हिज्जत हमें करना पड़े, यानी वो समझ रहे हैं कि मामला जो है वो एक नहायत पेचीदा सा मामला है। सुनिए क्या कहा था बुगटी साहब ने। क्या रियासत को मजबूर किया जा रहा है कि सवात के लोगों की तरह एक बड़ी माइग्रेशन हो? ना, रियासत को मजबूर किया जाए। मैं बलोचों को, बलोच नौजवानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके प्रोपेगेंडा के ज़रिए असर ना, आप ये दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। आप आए, आपका कोई गवर्नेंस के हवाले से गिला है, हम उसको हल करने के लिए तैयार है। आपका नौकरियों के हवाले से कोई गिला है, हम उसके लिए तैयार है। लेकिन ये नहीं हो सकता है लोगों को हम इजाजत दे दें वो कत्ल गारत करना शुरू। अब मोहसिन नकवी साहब ने आज ये कहा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो एक SHO के लेवल की मार है ये दहशतगर्द। सुनिए जरा क्या कहा गया। जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग उनकी सपोर्ट करेंगे। हम लोग मिलकर इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों का सदेबाब करेंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अब सेनेटर कामरान मुर्तजा कह रहे हैं कि अगर ये SHO की मार है तो फिर ये मसला हल क्यों नहीं हो रहा? क्या रियासत जो है वो SHO से भी कम ऑपरेट कर रही है या काम कर रही है? सुनिए जरा। आज जब हमारे सेनेटर भाई और इंटीरियर मिनिस्टर जब वहाँ गए हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो एक SHO की मार भी नहीं है जो कुछ हुआ 25 और 26 की रात को। तो मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत है वो एक SHO से नीचे की कोई चीज़ है और इसलिए वो SHO का किरदार भी बलूचिस्तान में अदा नहीं कर पाई। अब इन सारे बयानात से हटकर इसहाक डार साहब ये समझते हैं कि आइए मिल बैठकर मसले का हल निकालते हैं। जरा ये सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू की तरफ बढ़ता हूँ और देखते हैं कि कैसे मिल बैठकर मसले का हल निकाला जा सकता है। इसहाक डार साहब को सुन लीजिए। कम से कम खुदा के लिए इस इशू को हम सियासत की नजर ना करें। पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करते हैं, उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, होने चाहिए। जो नाराजगी के नाम पे पहाड़ों में चढ़कर इनोसेंट लोगों को मारेंगे तो ये पूरा हाउस यूनैनिमसली उनको कंडेम करे, उनकी मजम्मत करे। खुदा के लिए इसको हम सीरियसली लें। आप चाहे तो इस पे एक सहराल हसल बहस करें, आप चाहे तो कमेटी बना दे दोनों हाउसेस के नुमाइंदगान, दोनों तरफ के नुमाइंदगान की। देखिए ये ऐसी चीज नहीं है कि हम इसके हमारी दो राय नहीं हो सकती।
सवाल ये पैदा होता है डॉक्टर जरका साहबा कि ये तजवीज़ क्यों पेश करना पड़ी है सागदार साहब को कि कमेटी बना दें, सब मिलकर इसको कंडेम करें, सबका एक ही इस पर पॉलिसी होना चाहिए, बयान होना चाहिए। क्या इस दहशतगर्दी के वाक़यात पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की का जो नज़रिया है या उनका नुक्ता नज़र है वो क्या एक नहीं है जो सागदार साहब को ये कहना पड़ रहा है? क्या आपका मुख्तलिफ है? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। बात सिर्फ ये है कि इसहाक साहब पहली दफा तो हुकूमत में नहीं है, इससे पहले कई दहाइयां ये हुकूमत में रह चुके हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि मसाइल क्या है। ये कमेटी खेलने का जो इनका तरीका है, ये इनकी अपनी एजेंसी ना होने, अपने बिल्कुल गैर फाल होने का एक एक्सेप्टेंस है। क्योंकि कमेटियां जब बनती हैं जब कोई काम नहीं हो सकता, जब कोई काम आपने दिखाना होता है कि लुक बिजी डू नथिंग वाली स्टोरी। तो इन्होंने अगर कुछ करना होता, सबको पता है क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है उसका सोल्यूशन क्या है। नेशनल एक्शन प्लान बन चुका है जिसको इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। नेक्टा एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जिसको इन्होंने किसी तरह कभी भी फाल नहीं किया। बलूचिस्तान में अभी भी 3 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। बलूचिस्तान में नौजवान नस्ल के लिए काम करने के लिए जगह नहीं है। मसाइल सबको पता है और खाली बलूचिस्तान आपका मसला नहीं है। यही कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, क्या हुआ वन्नू में, क्या हुआ। ये सब हमारा मुल्क है, इसको हमने हमागीर तरीके से लेके चलना है। आपको जब तक आप अपनी अवाम को हिस्सा नहीं देंगे जो उनका बनता है और आप चंद अशराफिया, चंद माफिया के हाथों आप उनको सारा हर किस्म की मराहत देते रहेंगे, अवाम की मसाइल आप समझेंगे नहीं। जो गवादर में हजारों बच्चे आए थे वो कौन थे? वो पहाड़ों से उतरी हुई लड़कियां थी, वो बहनें थी, माएँ थी, उनके कोई इश्यूज हैं, उनके इशू सुनने की जरूरत है। और जो ये BLA या मजीद ब्रिगेड टाइप के लोग हैं, इनको तो आप दहशतगर्दी के नाम पे, क्योंकि उन्होंने 26 अगस्त उन्होंने बरसी मनाई है नवाब अकबर बुख्ती की, तो उन्होंने आपको एक पैगाम दिया है। 10 अजला में उन्होंने ये दहशतगर्दी की और ये पैगाम अगर हमारी स्टेट और हमारे जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं जो कि हर तरह से गैर फाल हैं, ये सिर्फ बयानबाजी की हद तक, मैं उस वक्त सेनेट में बैठी सुन रही हूँ कि ये क्या बयानबाजी हो रही है। आज मैं एडजर्नमेंट मोशन लेके आई थी इसके ऊपर, क्योंकि ये कहीं से भी एजेंडे में आज नहीं था, लेकिन इन्होंने एडजर्नमेंट मोशन साइड पे कर दी और उसको कॉलिंग अटेंशन नोटिस बना दिया और वो भी नहीं लगाया और फिर अपनी मर्जी से तकरीरें कर रहे हैं और मुझे अभी तक तकरीर का मौका भी नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ह्यूमन राइट्स के इश्यूज उठाने, जो चीजें इनकी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी हैं, हमें खुद अपने मसाइल हल करने हैं। लेकिन अगर हम शीशे में अपने आप को देख ही ना पाए, अगर हम एक दूसरे को बचाने के चक्कर में अपने ही मुल्क के साथ ज्यादती करें, तो ये कहीं से भी सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हाफिज अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, अब बलूचिस्तान के मामले पर आप अपनी राय का इजहार कर दीजिए कि जो कुछ हुआ है और हो रहा है, मुसलसल हो रहा है, लेकिन अभी हमने देखा है कि ज़्यादा एक ये इशू जो है वो बड़ा होकर हमारे सामने आया है। आपके ख्याल में ये जो मसला है इसको कैसे टैकल किया जा सकता है? क्या वाकई ये एक SHO के लेवल का मामला है और कोई ज़्यादा पेचीदा मामला नहीं है जिस तरह के इस वक्त रियासत देख रही है, जिस तरह के मोहसिन नकवी साहब के बयान से हमें पता चलता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जब ये मसला आज का नहीं है, ये 48 और 49 से बलूचिस्तान में ये नशेब व फराज, ये अमन व अमान, सिक्योरिटी की मसाइल रोज़ अव्वल से है और रोज़ अव्वल से ये ऑपरेशन गूनागून शक्लों में, सूरतों में ये ऑपरेशन होते रहे हैं। आज भी पूरे बलूचिस्तान में तो 25 और 26 की दरमियानी शब में पूरे बलूचिस्तान को यरगमाल बनाया गया था। कहीं भी हुकूमती रिट, रियासती रिट नज़र नहीं आ रही थी। अब इसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार है कि ये किसकी फेलियर है, ये किसकी कमज़ोरी है और किसकी गलती है? और फिर दूसरी बात यह है कि ये जो तशद्दुद है ये कब से बलूचिस्तान में इसमें तेज़ी आई है? ये नवाब अकबर बुख्ती की शहादत के बाद जी कितने अरसा हुआ है, कितने साल गुजरे हैं इसमें? आज तक हमने संजीदगी से इस मसले के हल के लिए कोशिश नहीं की है। तो जब नहीं किए, उसकी संजीदगी ये है कि न कौमी असम्बली के एजेंडे पर बलूचिस्तान का मसला आया है, हुकूमत बात करने नहीं देता है, न सीनेट में एजेंडे पर यह बात आई है, बात करने नहीं देता है अपोजिशन को जो बात करना चाहते हैं बलूचिस्तान की सूरत हाल पर।
अब आप बताइए ये मौजूदा हुकूमत इस मसले में संजीदा है या नहीं है? मेरे ख्याल में तो कोई संजीदगी नहीं है। बिल्कुल सही है। ये जो आप बात कह रहे हैं ये भी डॉक्टर जरका कह रही थी कि मैं तकरीर करना चाहती हूँ और अभी तक मेरी बारी नहीं आई, बात करने नहीं दे रहे, और सागदार साहब कहते हैं कि आइए मिलकर बैठ कर बात करते हैं। शमीला फारूकी साहबा, ये मसला अब आखिर में जाहिर है सब जमातों की इनपुट के साथ ही हल होगा। जब इसहाक ये कह रहे हैं कि हर एक का एक जैसा इस पर यूनानिमस स्टेटमेंट होना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ, और कोई इस पर दो राय तो हो ही नहीं सकती कि ये दहशतगर्द हैं जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लेकिन हाफिज अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं और डॉक्टर जरका भी ये कह रही हैं कि अपोजिशन को बात नहीं करने दी जाती। मसला हल कैसे होगा? जी बहुत शुक्रिया खान साहब। आई डोंट नो कि ये सेनेट की आई एम श्योर बात कर रही हैं कि वहाँ पर बात करने नहीं दी जाती या जाती, लेकिन आई फेल टू बिलीव दैट बिकॉज गिलानी साहब एक बहुत ही अच्छे और मंझे हुए सियासतदान हैं और हमने उनको देखा है अमली तौर पे कि वो ट्रेजरी बेंचेस से ज़्यादा अपोजिशन मेंबर्स को तरजीह देते हैं और उनको टाइम देते हैं। बल्कि कभी कभी तो हमें उनसे ये शिकायत होती थी कि हम उनसे कहते थे कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या अपोजिशन के हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि क्योंकि मैं नेशनल असेंबली में होती हूँ तो यहाँ मैंने ज़रूर देखा है कि जितना वक्त ऑपोजिशन को बात करने के लिए दिया जाता है हम ट्रेजरी मेंबर्स को नहीं दिया जाता, और हमें ये स्पीकर साहब से शदीद शिकायत है। दूसरी चीज़ ये है कि जो टाइम ऑपोजिशन के मेंबरान को दिया जाता है जिसमें इनकी जमात भी शामिल है, उसमें वो सिवाय कैदी नंबर 804, सिवाय फॉर्म 45 के, सिवाय बुशरा बीबी के और कोई बात नहीं करते। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आज 27 तारीख है अगस्त की, आज अडजर्न हुआ है नेशनल असेंबली का इजलास जुमे तक। मैं आज कराची वापस आई हूँ। ऑपोजिशन के लोग ना अवाम की बात करते हैं, ना किसी मसाइल की बात करते हैं, ना सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करते हैं, ना कोई ऐसी बात करते हैं जिससे हमें ये लगे कि वाकई वो किसी कुछ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कोई उनके दिल में दर्द है, तकलीफ है कि अवाम के मसाइल पार्लियामान में लेकर आएँ। एज अ शैडो गवर्नमेंट की तरह उनका एक इमेज सामने आए। यहाँ तक कि मुझे हम जैसे बहुत से मेंबरान को शदीद शिकायत है कि जब ऑपोजिशन लीडर जो इनकी जमात के हैं, जब उन्होंने बजट की स्पीच दी, आई थिंक वो 3.5 पौने 4 घंटे की स्पीच थी उनकी, उसमें 33 सेकंड, सिर्फ 33 सेकंड उन्होंने बजट की बात की। उसके अलावा सारी बातें अपनी सियासत, इमरान खान, ये वो सब ये था। सो वी वर रियली डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये बहुत ही सख्त बजट था और हम सब ने इसके ऊपर बात की और हम समझते थे कि ऑपोजिशन लीडर का वो किरदार जो कि हम चाहते हैं सामने आए, वो तो मैं समझती हूँ टोटली फेल हो गए उसके अंदर, कि किसी किस्म की भी कोई उनकी स्पीच में, उनके काम में किसी किस्म की ही एड्स जीरो वैल्यू टू द असेंबली, जीरो वैल्यू। अब आ जाते हैं बलूचिस्तान के मामला पे। बलूचिस्तान का मामला जी 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 कहिए। देखिए, बलूचिस्तान का मामला इंतहाई हसास है और ये इंतहाई खतरनाक लेवल पे चला गया है। बलूचिस्तान में लोगों की महरूमियाँ हैं, शिकायत हैं, और हम कहते आते हैं कि जी हम उसका अजाला करेंगे, बलोची लोग हमारे हैं, लेकिन अमली तौर पे वहाँ पर ऐसा कुछ हमें नज़र नहीं आया। एक कोशिश की आसिफ अली जरदारी साहब ने तहे दिल से, वो आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज था जिसमें एक काम शुरू हुआ था। उनके जाने के बाद न जाने फिर वो कहाँ गया वो काम। अब बात यह है कि जिस तरीके से वहाँ पर आम शहरियों को और बिलखुसूस जो पंजाब से आते हैं उनको चुन चुन के कत्लेआम किया जा रहा है, जिस बारबेरिक तरीके से किया जा रहा है, वो इंतहाई खतरनाक। वहाँ पर जो इशू मिसिंग पर्सनस का है, वहाँ पर जो बलोच सेपरेटिस्ट का जो इशू है, BLA वहाँ पर स्ट्रांग होती जा रही है। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, अपनी जान का नजराना दे रहे हैं। देखिए 25 और 26 की रात और 26 का दिन इंतहाई खतरनाक था, इंतहाई तकलीफ है कि वो 70 लोगों को वहाँ पर, जिसमें हमारे 14 सिक्योरिटी पर्सनल थे, वो भी शहीद हुए हैं। 38 लोग जो हैं वो बस से उतार के उनको मारा गया। फिर बोलान एक्सप्रेस में ट्रैक के ऊपर आपको 6 लाशें मिली हैं।
तो इस पूरे 24 घंटे के अंदर कुछ 70 लाशें जो हैं हमने उठाई हैं, 70 लाशें। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो गुमराह हो गए हैं, जिन्होंने हथियार उठा लिया है, जिनसे बातचीत के ज़रिए उनके मसाइल हल करने के बाद उनको हथियार रखवा के कौमी धड़े में लाया जा सकता है। कुछ बिल्कुल दहशतगर्द हैं। फिर वहाँ पर जो हमारे कुछ दुश्मन ममालिक की, जिस तरह इंडिया है, उसकी शदीद मुदाखलत है और वो उसकी बलूचिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं और मासूम लोगों को वरगला के हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर अफगानिस्तान के हवाले से वहाँ पर शवायद मौजूद हैं कि वहाँ पर अफगानिस्तान की इंटरफियरेंस है, ये चीज़ें हैं। सो देयर आर मल्टीपल इश्यूज। अब देखिए लेट्स गिव हिम दैट बेनिफिट डाउट। उन्होंने कहा होगा जी एक ऐसा चुप है, मुझे उनको ठीक कर देंगे। करें ठीक आप, जी करें, इट्स नाउ और नेवर। बिल्कुल ठीक है। चलिए मुझे आगे बढ़ने थे, मैं जरा 2-3 चीज़ों पर जो आपकी राय लें, जो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब इस वक्त जो है वो सूरत हाल यहाँ तक आ चुकी है कि करना पड़ेगा। मैं हाफिज साहब की तरफ आने से पहले, क्योंकि ये मामला नूर आलम साहब कुछ तरामीम लेकर आ रहे हैं, उस पर आने से पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर ज़रका अगर आप इसको मुख्तसरन रिस्पॉन्ड करना चाहें कि आपकी तरफ से जो कॉन्टेंट है वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो पाती। अगर तकरीर का मौका भी दिया जाए तो अपोजिशन अभी तक कोई कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही, और कैदी नंबर 804 और इमरान खान और उनकी रिहाई और फॉर्म 45 के गिर्द आपकी तकरीरें घूम रही होती हैं, इससे आगे बढ़कर कुछ नहीं है। मुख्तसर रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं देखता हूं कि आपसे जानना चाहूंगा कि सेनेट के अंदर नंबर गेम इस वक्त है क्या वाकई ये तरामीम हो सकती हैं ज्वाइंट सेशन में? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। बात ये है कि ये तो शर्मीला बड़ी हमारी अच्छी प्यारी बहन है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी सैर हासिल सजेशंस दी गई हैं, आज शिबली फराज साहब ने दी हैं, मोहसिन अजीज साहब ने दी हैं, अली जफर साहब ने दी हैं, और बल्कि मैं इनको ये बताना चाहूंगी कि शहरी रहमान साहिबा जो पार्लिमानी लीडर हैं पीपल्स पार्टी की, उन्होंने खड़े होकर बेनजीर साहिबा की बात करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी शहादतों की बातें करनी शुरू कर दी कि पीपल्स पार्टी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, और ये बाकी पीपल्स पार्टी के लोग भी यही। तो ये बात करनी जो है ना, इंसान दूसरों की तरफ उंगली उठाता है, चार अपनी तरफ भी होती हैं। तो तहम्मुल, देखिए जब आप हुकूमत में हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ी सी तहम्मुल ये दिखाना चाहिए, और हुकूमत का काम है डिलीवर करना। इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एक कोalition गवर्नमेंट बनाए बैठी हैं, तो इनको डिलीवर करना चाहिए, बजाय इसके कि ये इल्जाम तराशी करें। और अब हमें तो इन्होंने वैसे ही, हम तो देखे ना, इररेलेवेंट हैं। हमारा लीडर जेल में बंद है, हमारे लोग अभी भी जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर सैकड़ों के हिसाब से केसेस हैं, और हमें तो आपने इररेलेवेंट कर दिया। आपने ना हमारे सेनेटर्स को भेजा है सेनेट में, ना आपने हमारी रिजर्व सीटें दी हैं। तो आप जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन मसला ये ना कि 2.5 साल से आप पहले केयर टेकर के नाम पे आए, फिर पता नहीं अब आपने ये 47 वाली हुकूमत ले आई जिसके आपको बहुत तकलीफ होती है। तो लेकिन आप लोग डिलीवर करें। देखें जी, आपको अगर कुर्सी मिल गई है तो आपका तो मैंडेट होना चाहिए डिलीवर करना। आपने तो लोगों पे जो IPPs के नाम पे जो बिजली के पहाड़ आपने मुसीबतों के डाल दिए हैं, उसके ऊपर आपने इंटरनेट बंद करके जो आपका नौजवान थोड़े बहुत $100-200 कमा के अपने घर का चूल्हा जला रहा था, उसको भी आपने बंद कर दिया है। तो आप तो ऐसे लगता है कि ये कोई सुतेला मुल्क है पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों का, जो सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अपने जाती केस खत्म हो जाए, जाती मराहत मिल जाए, जाती मिनिस्टर सब बन जाए। और अभी सुना है कैबिनेट फिर बढ़ रही है, तो लेकिन इनकी कोई एजेंसी तो है नहीं, इनकी कोई लेवरेज तो है नहीं। इन्होंने कौन सा प्लान, आप देखें इसहाक डार साहब हमारे लीडर ऑफ द हाउस हैं, उन्होंने 3 ओहदे रखे हुए हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर वो वजारत खजाना भी देख रहे हैं बिलवास्ता तरीके से, और फिर फॉरेन मिनिस्टर भी वो हैं। तो उन्होंने आज स्पीच की, उसमें उनके पास क्या सोल्यूशन था सिवाय इसके कि मिल बैठ के बातें करें? तो मिल बैठ के तो देख लें आप मेरा हाल कि मैंने आज सारा इशू उठाया और मुझे अभी तक बोलने नहीं दिया गया। तो लेकिन चलिए आपकी पार्टी के कुछ लोग आज बोले हैं, आपने खुद कहा कि शिबली फराज साहब, मोहसिन अजीज साहब, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी तजावीज़ तो दी हैं, आपकी बारी भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी आ जाएगी। लेकिन जो एजेंडा कौमी असम्बली पे आ रहा है और जो सेनेट में आ रहा है, मैं जरा उसकी तरफ आना चाहता हूँ। हाफिज साहब से शुरू करते हुए बाकी लोगों की राय फिर लेता हूँ। हाफिज साहब, ये नूर आलम खान साहब जो हैं, आपकी जमात के MNA हैं, ये लेकर आए हैं, ये आज इनके एजेंडे में शामिल था, अगरचे कोरम की निशानदेही हो गई, इजलास मुलतवी करना पड़ा कौमी असम्बली का, ये हो नहीं सका सब कुछ, लेकिन ये आज होना था और अब जुमे को हो जाएगा। अब वो तरमीम लाना चाहते हैं। एक तो आर्टिकल 51 में
59 में, 102 में, यानी जो मखसूस निशस्तों का मामला है उस पर तरमीम लाकर हुकूमत चाहती है कि मखसूस निशस्तों उन्हें मिल जाएं, और आपका भी नुक्ता नज़र इस मामले पर तो यही है। दूसरा यह है कि तौहीन अदालत 2003 जो है उसको मनसूख करने का बिल वो चाहते हैं लेकर आ जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है उसको बढ़ाना का भी मामला ज़ेर गौर भी आने वाला आइंदा दिनों में। तो मेरा पहला सवाल आपसे हाफ़ साहब इस सिलसिले में यह है कि क्या नूर आलम खान साहब पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए ये तरमीम लेकर आ रहे हैं? देखिए खान साहब, असदुल्ला खान साहब, बात यह है कि नूर आलम वाकई जमीयत उलमा इस्लाम के MNA हैं, और ये मुझे पता नहीं है कि उन्होंने ये जो कानून साजी के लिए उन्होंने बिल लाया है या जो कानून साजी के लिए वो तगदो कर रहे हैं, क्या वो पार्टी की मुशावरत से कर रहे हैं, पार्टी की तायद उनको हासिल है या नहीं, या वहाँ कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर मौलाना साहब की तायद उनको हासिल है या नहीं, उनकी मुशावरत से ये हो रहा है या वो अपने ज़ाती कैपेसिटी में यह सब कुछ कर रहा है। मेरे ख़्याल में अगर उसका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से और है भी उसको पार्टी को इत्मीनान में लेना चाहिए। अगर पार्टी को इत्मीनान में लिया है उन्होंने तो फिर एक अलग सवाल है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने कानून साजी के हवाले से क्या कुछ लाया है, क्या कुछ उन्होंने तजवीज़ की है, क्या सिफारिशात किए हैं कानून साजी की सूरत में। जब तक मैं वो ना देखूँ या पार्टी की तरफ से कोई मौक़िफ़ ना है तो या नूर आलम से मैं ना पूछूँ, उससे पहले मेरे ख़्याल में इस पर राय कायम करना ये वक्त की ज़िया है। लिहाजा इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ, जब कानून साजी आएगी हुकूमत की तरफ से फिर उस कानून साजी को देखेंगे कि उस कानून साजी में हुकूमत अपने मफादात को मद्देनज़र रखी हुई है। हुकूमत का मकसद एक इदारे जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, उस इदारे को मजबूत करने के लिए वो तरामीम ला रहे हैं, कानून साजी कर रही है हुकूमत। इसको देखना होगा, उसके पीछे तो कोई बदनीति शामिल नहीं है। अगर बदनीति शामिल है तो एक मौक़िफ़ होगा, अगर बदनीति शामिल नहीं है कानून साजी की नौइयत क्या होगी। ये बहुत से सवालात है, बहुत से शकूक है। ये जब तक कानून आएगी नहीं हमारे सामने उस वक्त तक मैं बज़ाते खुद राय नहीं दे सकता कि मैं क्या कहूँ इस बारे में, हाँ कहूँ या ना कहूँ। इस सिलसिले में मैं खामोश। बिल्कुल ठीक है। इसमें शर्मिला साहबा ये बताइए कि क्या ये जो तरामीम है ज़ाहिर है ये JUI के एक मेंबर की तरफ से आ रही हैं। अब हमारे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि अगरचे JUI का अभी तक ऑफिशियल मौके इस पर नहीं आया, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं कि नहीं, ये ज़ाती हैसियत में नूर आलम खान साहब लेकर आ रहे हैं, पार्टी के साथ मुशावरत करके नहीं ला रहे। लेकिन चलिए आ रही हैं ये, इस पर पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र क्या होगा? क्या मखसूस नशस्तों के हवाले से अब आइन में तरामीम अगर लाई जाती हैं, क्योंकि नुक्ता नज़र तो पीपल्स पार्टी का भी यही है कि ये सीटें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जानी चाहिए, और फिर ये तौहीन अदालत का बिल मनसूख करने के लिए क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? देखिए जी, मेरी सुबह मुलाकात हुई थी नूर आलम खान साहब से, और मुझे ये तासुर नहीं मिला कि शायद उनकी पार्टी के हवाले से, उनकी पार्टी से मशावरत के साथ वो ये लाएँ। आई थिंक एज अ प्राइवेट मेंबर वो अपनी सोच के मुताबिक लाएँ। उसमें एक तो बिल है जो वो डिस्कस कर रहे थे मुझसे, वो ये था कि एक पॉलिटिशियन के लिए ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो इज़ अ बार, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो उनका एक बिल ये था, बल्कि 3 बिल थे कि जी के फौजियों के पास भी ड्यूल नेशनैलिटी नहीं हो, जजेस के पास भी नहीं हो, और ब्यूरोक्रेट्स के पास भी नहीं हो, किसी के पास ड्यूल नेशनैलिटी नहीं हो। एक बिल उनका ये था, और दूसरे भी कुछ ऐसे बिल थे। एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से उनका कोई बिल था। आज वो क्योंकि हाउस एडजर्न हो गया, कोरम पूरा नहीं था, तो ये अगले प्राइवेट मेंबर डे पे आएगा। तो उस पर गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ होता है आई डोंट नो, लॉ मिनिस्टर उसके ऊपर बताएंगे। नॉर्मली ये तमाम बिल जो हैं ये कमेटीज़ को रेफ़र हो जाते हैं, और फिर कमेटीज़ के अंदर डिसीजन होता है कि आया इस पर क्या करना है, तरमीम करनी है नहीं करनी है, वॉट एवर द रीज़न। बट ड्यूल नेशनैलिटी के हवाले से तो जी देखिए, मैं समझती हूँ कि अगर ड्यूल नेशनैलिटी इज़ अ बार फॉर अ पॉलिटिशियन, देखिए अभी ये बिल आया ही नहीं ना, ये तो सिर्फ क्योंकि मैं सुबह हाउस में थी और वो भी थे, तो एक डिस्कशन हो गई और मैं बिल्स पढ़ रही थी, तो पूछा मैंने उनसे, लेकिन ऐसा पीपल्स पार्टी का तो उस पर डिस्कशन नहीं हुआ ना। लेकिन बात यह कि अगर आप मेरी ज़ाती राय लेंगे तो फिर मैं ये कहूँगी कि जी अगर तो बार पॉलिटिशियंस के लिए फॉर हैविंग ड्यूल नेशनैलिटी, तो फिर ये सबके लिए होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में हर किसी के लिए होना चाहिए।
जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, जो मोहतरम जज साहिबान हैं, ब्यूरोक्रेसी है वगैरह, इन सब के लिए होना चाहिए। और अगर इनके लिए नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगेन ये एक बड़ा एक कंटेंशियस टॉपिक है। इस पे मैं इसलिए कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगी क्योंकि मैं अपनी पार्टी का, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरी ज़ाती राय की इतनी हैसियत नहीं जितनी मेरी पार्टी के मौक़िफ़ की है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इसको जो है बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। एक ज़माना था कि हर रोज़ समोसे के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता था, सुमोटो हो जाता था। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी के टाइम के ऊपर हर चीज़ पे कंटेम्प्ट, के गिलानी साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से डिस्क्वालीफाई किया ही कंटेम्प्ट के ऊपर। सो आई थिंक इतना एक्सट्रीम उसकी यूसेज नहीं होनी चाहिए, उसको एज इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, एक उसमें मियाना रवि होनी चाहिए। सो बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बहुत सारे जज साहिबान आए हो गए, उन्होंने कभी कंटेम्प्ट यूज़ ही नहीं किया। कुछ जज साहिबान आए जिन्होंने उसका दिल खोल के इस्तेमाल किया। लेकिन जी ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसको इस फराग दिली से नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी, लेकिन जरदारी साहब, चूंकि जरदारी साहब मुलाकात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से और ज़ाहिर है उनकी हिमायत मांग रहे हैं, 2/3 अक्सरियत पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आईनी तरमीम हो सके, उससे लगता है कि पीपल्स पार्टी शायद इन जो बिल आए हैं इन बिलों को सपोर्ट कर रही होगी। अगरचे आप कह रही हैं कि अभी इस पर डिस्कशन होना बाकी है, लेकिन क्या मौलाना फजल रहमान साहब को साथ मिलाकर नंबर पूरा होता है सेनेट में? 64 हो जाएगा जो 2/3 अक्सरियत बनती है, या नहीं हो पाएगा? और क्या JUI ने अपनी एक पोजीशन ले ली है या नहीं ली है? क्या PTI के कुछ लोग भी साथ में लाने पड़ेंगे? तो इन उम्र पर बात करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हाफिज अब्दुल्ला साहब, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को यानी हुकूमत इत्तेहाद को बिल मंजूर कराने के लिए या आईनी तरामीम करने के लिए सेनेट में और कौमी असम्बली में आपकी जमात की ज़रूरत है। मौलाना फजल रहमान साहब से एक जरदारी साहब की भी हालिया एक मुलाकात भी हुई है। इसके बाद भी कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत नहीं बन पा रही, सेनेट में भी शायद नंबर पूरा ना हो पाए, एक आध और भी वोट चाहिए होगा। लेकिन क्या मौलाना ने यकीन दहानी कराई है कि उनके वोट हुकूमत की तरफ जा सकते हैं? देखिए असदुल्ला खान साहब, जहाँ तक मुझे मालूमात है, असफ अली जरदारी साहब जो मौलाना के यहाँ तशरीफ़ लाए तो वो इस मकसद के लिए नहीं था जिसको आप इशारा कर रहे हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। मौलाना के पास जो असफ अली जरदारी साहब आए वो सिर्फ मिलने के लिए, और मौलाना साहब और असफ अली जरदारी साहब के दरमियान एक देरीना और माजी का एक ताल्लुक़ रहा है। बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी पीपल्स पार्टी और हम इकट्ठे रहे, ARD में, MRD में, APDM में, PDM में। तो लिहाजा असफ अली जरदारी साहब का आना मौलाना के पास, जिसको मौलाना साहब ने बहुत एहतराम के साथ वेलकम भी किया और खुशामदीद कहा, उनका जो एहतराम बनता है उसके मुताबिक, उनकी स्टेटस और हैसियत के मुताबिक एहतराम दिया गया। इसके अलावा मेरे ख़्याल में मुलाकात के अलावा, सिंपल सी मुलाकात के अलावा और कुछ भी नहीं था। जो आप कह रहे हैं कि कानून साजी के मामले में JUI की सपोर्ट और हिमायत हासिल करने के लिए असफ अली जरदारी साहब मौलाना के रिहाइशगाह पर तशरीफ़ ले गए, ये चीज़ जहाँ तक मेरी मालूमात है ये सिर्फ मुलाकात थी, मुलाकात के अलावा और कुछ नहीं था। जहाँ तक पार्टी की ताल्लुक़ है कि पार्टी इस कानून की आज़ादी में हुकूमत का साथ देगी या नहीं देगी, ये मैंने आपको पहले कहा कि जब कानून साजी आएगी फिर हम देखते हैं कि कानून साजी बदनीति की बुनियाद पर है, कानून साजी एक पार्टी की मफाद के लिए है या हुकूमती पार्टियों की मफाद में, या एक आईनी इदारे की इस्तेहकाम के लिए है। इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, उसके बाद फिर पार्टी फैसला करेगी। तो इस सिलसिले में अभी तक हुकूमत की तरफ से, हुकूमती पार्टियों की तरफ से कोई कानून साजी हमारे सामने नहीं है। तो जब कानून साजी हमारे सामने नहीं है, उनका कोई मुसव्वदा हमारे सामने नहीं है, बल्कि हुकूमत डिनाई कर रहा है कि इस किस्म की कोई कानून साजी करने का हम इरादा नहीं रखती,
तो फिर मैं कैसे राय दे दूँ? तो लिहाजा ये अफवाह है, अफवाह पर मैं राय नहीं दे सकता। ठीक है, चलिए सही है। शर्मिला साहबा, कल एक ताजरों की मूलगीर हड़ताल होने जा रही है और ताजरों ने ऐलान भी किया कि वो अपना कारोबार बंद रखेंगे और वो चाहते हैं कि महंगाई कम हो और टैक्सेस जो हैं उसकी जो भरमार है उसको कम किया जाए। उनके कारोबार नहीं चल पा रहे और ज़ाहिर है उसमें बिजली के बिल भी शामिल हैं। अब ये ताजरों की हड़ताल के मामले पर या उनके मौक़िफ़ पर क्या पीपल्स पार्टी ताजरों के मौक़िफ़ के साथ खड़ी है या हुकूमती की मजबूरियों के साथ खड़ी है? देखिए जी, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि जो लोग, चाहे वो ताजिर हों, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हों, चाहे वो आम आदमी हो, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में आना पड़ेगा। हम जो नौकरी पेशा लोग हैं, हमारी तनख्वाह आती है एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट होके आती है, हम पे टैक्स लगाया जा रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन बढ़ाई जा रही है, दूध पे टैक्स और चीनी पे टैक्स और हर चीज़ पे टैक्स। ये तनख्वाहदार तबका जो है टैक्स दे दे के मर चुका है और जो लोग टैक्स नहीं देते वो बराए मेहरबानी टैक्स देना शुरू करें। अब ताजिर दो स्कीम क्या है? ताजिर दो स्कीम ये है कि जो ताजिर बरादरान टैक्स नेट में नहीं है उनको कहा है कि वॉलंटरी आके आप टैक्स दे दें, ठीक है। अच्छा, इस पे एक टारगेट रखा था FBR ने, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 30 लाख ताजिरों को लाना था टैक्स नेट में या समथिंग ऐसा कुछ था। आई डोंट वांट टू कोट अ रॉन्ग फिगर, लेकिन आए थे कितने? 1100। तो इट वाज अ फेलियर ऑफ ये बजट। जून की बात करी मैंने, बजट स्पीच में भी इसका जिक्र किया था, ताजिर दो स्कीम, जिसके ऊपर बजट की स्पीच में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था और वो किताब में भी लिखा हुआ था। इट वाज अ बिग फेलियर। कहाँ 30 लाख और कहाँ पर 1100। देखिए, मैं बहुत सारे ऐसे ताजरों को जानती हूँ, दुकानदारों को जानती हूँ, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स इन कराची जो टैक्स नहीं देते, जिनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, जो कमा रहे हैं। मैं अभी पिछले दिनों एक होलसेल मार्केट में गई थी कपड़े की और क्योंकि मुझे भी कुछ कपड़ा लेना था क्योंकि मार्केट में तो बहुत महंगा हो गया, तो मैं होलसेल मार्केट में गई। तो मैंने उनसे पूछा, जी आपका कारोबार कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा टैक्स देते हैं? कहते नहीं। तो होलसेल कपड़ा बिक रहा है, पूरी की पूरी मार्केट है और खरीदारी भी हो रही है लाखों की। तो ताजरों का ये मुतालबा दे हैव टू कम इन द टैक्स नेट। ताजरों का ये मुतालबा आप समझते हैं कि दुरुस्त नहीं है? ये एहतजाज भी दुरुस्त? देखें, वो ताजिर दो स्कीम क्या है? ताजिर दो मुझे नहीं पता कि एहतजाज, मैंने भी अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि जी कल मुल्कगीर एहतजाज है कि जी ये टैक्स बहुत बढ़ गया है। जो टैक्स दे रहा है ना, फिर वो जाके दिखा दे कि जी मैं टैक्स दे रहा हूँ। इनकम पे टैक्स है, मैं भी देती हूँ, आप भी देते हैं, आपकी भी तनख्वाह में से कटता है ना, चैनल में एट सोर्स कट जाता है ना टैक्स, आप देते हैं ना टैक्स। जरका भी देती हैं, हाफिज साहब भी देते होंगे टैक्स। तो भाई बाकी लोग क्यों नहीं देंगे टैक्स? क्या हमारा ही काम रह गया हम ही टैक्स देते रहें? हम डायरेक्ट टैक्स भी दें, हम इनडायरेक्ट टैक्स भी दें। हाँ, अगर कहीं ज्यादती हो रही है, मुझे नहीं पता किसी के साथ अगर ज्यादती हो रही है या कुछ हो रहा है तो फिर वो ना दे टैक्स, वो फिर एहतजाज करे, फिर उसके ऊपर अपील फाइल करे। लेकिन जो ताजर जो टैक्स नहीं दे रहे वो उनको टैक्स देना पड़ेगा ना, दे हैव टू गिव द टैक्स। ये तरीकेकार नहीं है। एक्सपोर्टर्स ने बड़ा शोर किया था इस दफा, बिजनेसमैन एक्सपोर्टर्स ने कि जी टैक्स नहीं देना हमें, वो 1% टैक्स उनका होता है। वो उन्होंने कहा जी हम अपनी इनकम पे टैक्स नहीं देंगे। भाई आप ठीक है ज़र मुबादला मुल्क के लिए ला रहे हैं, आप एक्सपोर्ट करें, डॉलर्स ला रहे हैं, लेकिन आप कमा भी तो रहे ना। जब कमाओगे तो टैक्स दो ना मुल्क को यार। ये तो बात नहीं है कि जी आपने अगर 1% या 2% टैक्स उनके ऊपर लगा दिया है तो जी आप उससे जी वो एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो जाएंगे। जी सही, ये बिल्कुल सही आपका मौक़िफ़ है कि टैक्स नेट में दोबारा सबको आना पड़ेगा, ताजरों को भी आना चाहिए। डॉक्टर जरका, मैं ख्याल है उनकी तकरीर की बारी आ गई है और वो अंदर चली गई हैं शायद। तो हमारे साथ नईम हैदर पंजोता मौजूद है। इस नुक्ते पर जरा मैं उनकी राय ले लेता हूँ ताकि पीछे का मौक़िफ़ भी आ जाए। नईम पंजोता साहब, ये कल ताजर हड़ताल कर रहे हैं, वो कहते हैं जी टैक्सेस के भरमार है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कारोबार तबाह हो गए हैं और शटर डाउन हड़ताल है, कल कारोबार नहीं होगा, मार्केट्स कल बंद रहेंगी। तो आपके ख्याल में ये हड़ताल जायज़ है? क्योंकि
टैक्स तो बहरहाल अगर आप और मैं देते हैं, तनख्वाहदार तबका देता है, तो फिर टैक्स तो ताजरों को भी देना चाहिए। ताजरों को, रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाए बगैर तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। एक मखसूस तबके पर सिर्फ टैक्स है। हमेशा हम टैक्स बेस जो है उसको ब्रॉडन करने की बात करते हैं। तो क्या ये मुतालबा ताजरों का दुरुस्त है या गलत है? कल की हड़ताल जायज़ है या नहीं? बहुत शुक्रिया असद भाई। देखें, बात यह है कि जहाँ तक ताजरों के हड़ताल की बात है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुकम्मल उन्हें सपोर्ट करती है। उमर अयूब साहब ने भी आज, हमारे जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने भी आज स्टेटमेंट दे दी है और बिल्कुल हम इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जहाँ पर जो माफिया है, जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने मुल्क लूटा है, जिन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए हैं, सोने के महल बनाए हैं, उनको जो है उनकी भी जरा गोशवारे चेक करें कि वो कितना नहीं। मगर पंजोता साहब, क्या आप सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि ताजरों को टैक्स नेट में लाने की पहली कोशिश आपकी हुकूमत के आने के फौरन बाद की गई थी और बहुत एहतजाज हुए थे उस वक्त ताजरों की तरफ से? देखिए, बात यह है कि इस वक्त सिर्फ ताजर नहीं, ये आम आदमी, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई भी है, तो मुख्तलिफ मदद में अपने टैक्सेस दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल जी, अब बिजली का बिल है तो उसके ऊपर टैक्सेस हैं, और टैक्स ये नहीं है कि कोई 1000-2000 है या 2% या 4% है। जब आप एक बंदे की आमदनी या एक फॉर एग्जाम्पल किसी जगह पर कोई मार्केट में बैठा है बंदा और उसकी इनकम जो है वो 2000 है या दिहाड़ी उसकी 2000 की लगती है, और अगर वो 1500 टैक्स दे देगा तो 500 से क्या उसका गुजारा चल सकता है? क्या अपने बच्चों का वो पेट पाल सकता है? तो जब एक मुल्क के अंदर पहले ही एक 547 की हुकूमत हो और फिर वो ऐसी पॉलिसियाँ लेकर आए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आवाम का खून पसीना जो है वो चूसना हो, तो डेफिनेटली उन टैक्सेस को तो जायज़ नहीं करार दिया जा सकता, जो कि एक आमदन के ऊपर जो है जिसकी भरमार जो है टैक्सेस की वो 100 गुना या 200 गुना कर दी जाए। तो हम ये कहते हैं कि टैक्सेस जो हैं वो एक लिमिट होती है, एक हद होती है, और टैक्सेस के अंदर जो है वो तमाम लोग आने चाहिए, तमाम लोगों को टैक्स देना चाहिए। जो माफिया है इस मुल्क का, जो ना टैक्स देता है, ना वो हिसाब देता है, ना वो रसीदें देता है, ना वो कोई अपने जो है असासे जो है वो सही बताता है, बल्कि सिर्फ उनका काम यह है कि लूट मार करो। और आम आदमी देखिए, यहाँ पर अगर आप ताजरों को एक बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट नहीं करेंगे तो क्या खास आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, बल्कि आपका ताजर या आपका जो बिजनेसमैन है वो बाहर चला जाएगा। और इसी वजह से आपने देखा कि रिसेंटली जितने हजारों के हिसाब इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कारोबार तबाही के धाने पर पहुंचा हुआ है। बिल्कुल ठीक है हाफिज अब्दुल्ला साहब, इसका एक पहलू ये भी है कि लोगों का कारोबार चलेगा तो वो टैक्स देंगे। अगर वो कमा रहे होंगे, अच्छा प्रॉफिट ले रहे होंगे, तो उनको टैक्स देने में भी कोई मुज़ाहिरा नहीं है। लेकिन इस वक्त अवाम मजमूई तौर पर अपनी मुआशी पसमानदगी के उरूज पर पहुंचे हुए हैं और अवाम इस वक्त इंतहाई परेशान है। एनर्जी जो प्राइसेस हैं उन्हीं से बहुत परेशानी। बिजली के बिल अदा लोगों से नहीं हो पा रहे, गैस के बिल अदा नहीं हो पा रहे, और मजमूई तौर पर चूंकि मुआशी पसमानगी का शिकार हैं तो इससे वो एहतजाज भी कर रहे हैं। आप इसको किस नुक्ता नज़र से देख रहे हैं? देखिए असदुल्ला खान साहब, आज जमीयत उलमा इस्लाम ने और जमीयत की क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब ने कल 28 अगस्त को बिज़नेस कम्युनिटी ने जो पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल करने का ऐलान किया है, जमीयत उलमा इस्लाम उसको सपोर्ट करती है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 28 अगस्त की बिज़नेस कम्युनिटी की ताजरों की शटर डाउन हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर चुकी है। लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम कल की हड़ताल की भरपूर हिमायत करेगी। देखिए बात यह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक अवाम उनके शहरी वाकई टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स देना किस मकसद के लिए? ताकि आवाम को तालीम मिले, ताकि आवाम को रोज़गार मिले। टैक्स दे आवाम को बदले में सेहत मिले, आवाम को सस्ती बिजली मिले, आवाम को सफाई मिले, आवाम को गैस मिले, आवाम को कम कीमत पर पेट्रोल और डीज़ल मिले, अशियाए ज़रूरिया जो ज़िंदगी का ताल्लुक़ है उनसे, साफ पीने का पानी उनको मिले, उनको घर मिले, उनको कपड़ा मिले, बच्चों की तालीम के लिए। और ये बुनियादी ज़रूरियात हैं जो पूरे नहीं हो पा रहे। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि टैक्स यहाँ जो लिए जाते हैं, जिससे भी टैक्स लिया जाता है, जो अभी तक जो टैक्स नेट में शामिल है, लोगों को मिल क्या रहा है? सर ये बड़ा सवाल है कि लोग जो टैक्स अदा करते हैं उसको मिलता क्या है? आई एम सॉरी आपको काट रहा हूँ सर आपकी बात को, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो गया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।